रात का समय था। विनीत और रश्मि कार में पुणे से गोवा जा रहे थे। विनीत और रश्मि की शादी कुछ महीनों पहले ही हुई थी, लेकिन कुछ कामों की वजह से विनीत को छुट्टियां कम मिली थी, इसीलिए वो हनीमून ट्रिप पे नहीं जा सके थे। इसलिए अब वो हनीमून के लिए गोवा जा रहे थे। रात के 1 बज रहे थे। वो लोग जंगल के रास्ते गुजर रहे थे और जंगल का रास्ता सुनसान पड़ा हुआ था। विनीत कार ड्राइव कर रहा था, तभी उसने झपकी ली। कार रास्ते के बाजू वाले पेड़ से टकराने ही वाली थी, लेकिन रश्मि ने उठाया और कार पेड़ से टकराने से बची। सॉरी यार, आज ऑफिस में बहुत सारा काम था। मैं बहुत ज्यादा थक चुका था, इसी वजह से मेरी आंख लग गई थी। कोई बात नहीं, लेकिन अब तुम सो जाओ, वरना सच में कार ठुकवा दोगे, रश्मि ने कहा। लेकिन वो लोग उसी जंगल में कार रास्ते के किनारे लगाकर सो नहीं सकते थे, क्योंकि जंगल घना और सुनसान था। चारों ओर डकैतों का खतरा था, इसलिए उन्होंने आगे आने वाले किसी लॉज पे सोने का फैसला किया। कुछ ही दूर जाते ही विनीत को जंगल के रास्ते किनारे पर एक बोर्ड दिखाई दिया, जिस पर लिखा था लॉज अहेड। उसके कुछ ही मीटर पे एक लॉज था। विनीत ने कार रास्ते के किनारे पार्क कर दी, क्योंकि पार्किंग लॉट में बहुत सारी गाड़ियां पहले से ही खड़ी थी। तुम कार में ही ठहरो, हाँ, मैं पूछ के आता हूं कि रूम अवेलेबल है या नहीं। ऐसा कहकर वो कार से उतरकर लॉज की तरफ चला गया। वो लॉज में जाने ही वाला था कि तभी एक भिखारी ने विनीत की कॉलर पकड़ ली और बोला, अंदर मत जाओ, अंदर मत जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। ये सुनकर विनीत डर गया। कौन इंतजार कर रही है? दुल्हन, प्यासी दुल्हन, वो तुम्हें मार डालेगी। भिखारी आंखें बड़ी करते हुए विनीत से बोला, चलो यहाँ से, चलो चलो। ऐसा कहते हुए वो विनीत की बाजू पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से ले जाने लगा, लेकिन तभी वॉचमैन उसके सामने आ गया। ए पागल, चल निकल यहाँ से। तू चल यहाँ से, तू चल यहाँ से। भिखारी विनीत का हाथ खींचते हुए बोला, लेकिन विनीत ने अपना हाथ उसकी हाथों से छुड़ाया और बोला, छोड़ हाथ पागल, छोड़, निकल जा यहाँ से, वरना मार खाएगा, निकल। वॉचमैन उस पागल पर चिल्लाते हुए बोला, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मेरे पास ताबीज है, मेरे पास ताबीज है। ऐसा कहते हुए वो पागलों जैसे हंसने लगा। यह देखकर विनीत को उस पागल पर दया आ रही थी। चलिए साहब। ऐसा कहते हुए वॉचमैन विनीत को लॉज की तरफ ले जाने लगा। वो पागल किस दुल्हन के बारे में बात कर रहा था? अरे साहब, वो कुछ साल पहले ये आदमी अपने साथ एक औरत को इस लॉज में लाया था। इन दोनों ने गांव से भागकर शादी कर ली थी। उस औरत की पहले से ही एक आदमी से शादी हो गई थी और वो शादीशुदा थी, लेकिन इन दोनों के बीच प्यार हुआ, इसलिए इन्होंने गांव से भागकर शादी करने का फैसला किया और बाद में कहीं दूर जाकर घर बसाने का सोचा। ये पागल अपनी सारी खेती बाड़ी बेचकर पैसा बैग में भरकर अपने साथ लाया। उस रात उनकी सुहाग रात थी। उस औरत ने उसे दूध में बेहोश करने वाली दवाई मिलाकर पिलाई और जब ये पागल होश में आया तो इसकी बीवी लॉज में नहीं थी और पैसों का बैग भी नहीं था। जब वो वापस गांव चला गया तो उसका पति घर को ताला लगाकर कहीं दूर निकल गया था। इसे पता चला कि उन पति पत्नी ने उसे चूना लगाया है और वो अब भिखारी बन चुका है। वो सदमा बर्दाश्त ना कर सका और पागल हो गया। तब से वो इसी लॉज के बाहर घूमता रहता है। उसे लगता कि उसकी दुल्हन इसी लॉज में है और जैसे उसको लूटा वैसे वो दूसरों को भी लूटेगी। उस वॉचमैन ने विनीत से कहा। उसकी दुख भरी कहानी सुनकर विनीत को पागल के लिए बहुत बुरा लगा, लेकिन उसने ऐसा क्यों कहा कि वो तुझे मार डालेगी? अरे साहब, आप भी क्या उस पागल की बातों में आ गए? पागलों की बातों में सच्चाई थोड़ी होती है, वो तो जो मन में आए वो बक देते हैं। वॉचमैन ने कहा। बातें करते हुए वो दरवाजे तक पहुंच गया। वॉचमैन ने दरवाजा खोला और विनीत लॉज के अंदर चला गया।
काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ था। विनीत उसके पास गया और बोला, एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर कोई खाली कमरा है? वैसे ना जाने वो क्यों डर गया और धीमी आवाज में बोला, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर कोई कमरा नहीं है। विनीत को उसकी बात ठीक से सुनाई नहीं दी, इसलिए वो दोहराते हुए बोला, क्या कमरा नहीं है? ये सुनकर वहां पर मैनेजर आ पहुंचा। ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे यहाँ पे रूम नंबर 11 खाली है ना? मैनेजर उस लड़के पे चिल्लाते हुए बोला। हाँ सर, एक कमरा खाली है। वो लड़का डर कर हंसते हुए बोला। विनीत को अजीब लगा कि उसने ऐसा क्यों किया। खैर, वो रश्मि को और सामान को लेने के लिए कार की तरफ जाने वाला था कि तभी वहां पर रश्मि आ पहुंची। वो सूटकेस लेकर वहां पर आई थी। अरे अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें लेने के लिए बस आने ही वाला था, विनीत ने कहा। उसके बाद मैनेजर ने एक छोटे बच्चे को आवाज लगाई और उन दोनों को कमरा दिखाने के लिए कहा। कमरा दूसरे मंजिल पे था। उस छोटू ने उन दोनों का सूटकेस उठा लिया और कंधे पर रखकर उन्हें अपने पीछे आने के लिए कहा। वो लोग सीढ़ियां चढ़कर रूम नंबर 11 के पास पहुंचे। कॉरिडोर में एक सफाई कर्मचारी फर्श साफ कर रहा था। उसने विनीत की तरफ देखा और उसे दांत दिखाकर बड़े ही अजीब तरीके से मुस्कुराया। विनीत को उसकी मुस्कुराहट पसंद नहीं आई और उसने मुंह फेर लिया। उस छोटे बच्चे ने उन्हें रूम दिखाई और उन्हें रूम खोलकर दी। रश्मि सूटकेस लेकर रूम के अंदर चली गई। विनीत ने जेब से 50 रुपए निकाले और उस बच्चे को देते हुए बोला, ये लो बेटे, टिप। पर वो बच्चा केवल पैसों की तरफ ही देखता रहा। उसने वो पैसे नहीं लिए, लेकिन उसने विनीत से कहा, चले जाओ साहब, चले जाओ। उसकी ये बात फर्श को साफ कर रहे सफाई कर्मचारी ने सुनी और वो बच्चे पे चिल्लाया, क्यों बे चूजे, क्यों परेशान कर रहा है साहब को? चल भाग यहाँ से। वैसे वो बच्चा वहां से भाग गया। विनीत ने उस कर्मचारी की तरफ देखा तो वो फिर से विनीत की तरफ दांत दिखाकर मुस्कुराया। उसके दांत लाल थे, मानो उसने किसी का खून पिया हो। विनीत कमरे के अंदर गया और उसने दरवाजा बंद कर लिया। विनीत अंदर आया और बेड पर लेट गया। रश्मि कमरे में नहीं थी, इसका मतलब वो वॉशरूम में गई थी। विनीत सोचने लगा कि वो पागल आदमी, रिसेप्शनिस्ट और छोटा बच्चा तीनों उसे लॉज से जाने के लिए क्यों कह रहे थे। इसके पीछे वजह क्या हो सकती है? और वो सफाई कर्मचारी जो कॉरिडोर का फर्श पोंछ रहा था, उसके दांत, उसकी मुस्कुराहट बहुत ही डरावनी थी। वह बेड पर लेटे सोच ही रहा था कि तभी उसे कमरे में एक औरत की रोने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज शायद बेड के नीचे से आ रही थी। कौन है? कौन है बेड के नीचे? विनीत ने पूछा। वो घबरा गया था, लेकिन वो रोने की आवाज लगातार आ रही थी। विनीत हिम्मत करके बेड के नीचे उतर गया और उसने बेड के नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। फिर ये आवाज कहां से आ रही थी? विनीत मन ही मन सोचने लगा और वो फिर से बेड पर लेट गया। लेकिन तभी उसका बेड जोर जोर से हिलने लगा, मानो बेड के नीचे से कोई उसे लात मार रहा था। विनीत डर गया और बेड से नीचे उतर गया। उसने बेड के नीचे देखा तो नीचे कोई भी नहीं था। वहां पर बस एक बड़ा सा अनजान लाल सूटकेस था। उसके अंदर कुछ हलचल हो रही थी, शायद कोई उसके अंदर था। तभी उसके अंदर से एक औरत के रोने की आवाज आने लगी। विनीत डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद किसी ने उस औरत को जबरदस्ती बेहोश करके सूटकेस के अंदर बंद कर दिया होगा। विनीत ने वो सूटकेस बेड के नीचे से खींचकर बाहर निकाला। और जैसे ही उसने सूटकेस की थोड़ी सी जिप खोली, उसके अंदर से हाथ निकला और उसने विनीत का गला पकड़ लिया।
विनीत डर गया। उसने अपना गला उस हाथ से छुड़ा लिया और पीछे हटकर खड़ा हो गया। उस हाथ ने सूटकेस की बची जिप खोल दी और जैसे ही पूरी सूटकेस खुली, उसमें से एक औरत का कटा सर बाहर आकर गिर गया। वह सीधे विनीत के पैर के पास आकर रुक गया। उसने सूटकेस की ओर देखा तो उसमें से एक शादी का जोड़ा पहने बिना सिर वाली औरत बाहर निकली। विनीत जोर से चीखा और चीखते हुए दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर गया। उसने कमरा बाहर से बंद कर दिया। वह घबराते हुए दरवाजे को देखते हुए खड़ा था। तभी उसे सफाई करने वाले आदमी की आवाज सुनाई दी। क्या हुआ साहब? उसने मुस्कुराते हुए विनीत से पूछा। यह देखकर उसे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वो आदमी अभी भी उसी कॉरिडोर में और उसी जगह पर फर्श पोंछ रहा था जहां पर वो कुछ देर पहले पोछा लगा रहा था। अंदर अंदर एक दुल्हन की भूत है। विनीत ने उस आदमी से कहा। वैसे वो डरावनी तरीके से दांत दिखाते हुए हंसने लगा और बोला, क्या साहब, मुझ गरीब के साथ क्यों मजाक कर रहे हो? तभी अंदर से कोई दरवाजा खोलने की आवाज करने लगा। शायद वो वही दुल्हन थी। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। वो दुल्हन अंदर से दरवाजा थपथपाते हुए बोली। अरे साहब, लगता है आपने अपनी पत्नी को अंदर बंद कर दिया है। दरवाजा खोलिए, वो दरवाजा खोलने के लिए कह रही है। नहीं, ये आवाज मेरी बीवी की नहीं है, वो दुल्हन की भूत है। अरे साहब। ऐसा कहते हुए वो आदमी विनीत के पास आया और उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की। विनीत ने उसे दरवाजा खोलने से रोका, लेकिन उसने विनीत को धक्का मारा और वो फर्श पर गिर गया। तभी वो दरवाजा खुला और अंदर से रश्मि की आवाज आई। विनीत खड़ा हो गया और रश्मि के पास गया। उसने रश्मि का हाथ पकड़ा और बोला, जल्दी चलो यहाँ से, इस कमरे में दुल्हन की भूत है। ये क्या कह रहे हो तुम विनीत? हाँ, कमरे में बेड के नीचे एक सूटकेस था। उस सूटकेस में से एक औरत के रोने की आवाज आ रही थी। जब मैंने उसे खोला तो उसमें से एक औरत का कटा सिर बाहर निकला और बाद में उसका बिना सिर वाला शरीर बाहर निकला। तभी मैं कमरे से बाहर निकला और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। विनीत ने रश्मि से कहा। यह सुनकर रश्मि कुछ देर चुपचाप रहकर अचानक से हंस पड़ी। उसके साथ साथ वो सफाई करने वाला आदमी भी हंस पड़ा। रश्मि ने विनीत का हाथ पकड़ा और उसे कमरे में ले गई। दिखाओ, कहाँ है वो सिर? रश्मि ने कहा। जब विनीत ने कमरे में देखा तो वहां पर कोई भी कटा सिर नहीं था। उसने बेड के नीचे देखा तो वहां पर अनजान खूनी सूटकेस था। वो देखो, उसी सूटकेस में वो दुल्हन थी। विनीत सूटकेस की तरफ उंगली करते हुए बोला। रश्मि ने वो सूटकेस बेड के नीचे से बाहर निकाला तो वो बिल्कुल खाली था। यह देख विनीत चौंक गया। शायद यही कहीं कमरे में छुपी होगी वो। तुम थक गए हो और तुम्हें नींद लगी है, इसीलिए तुम्हें वहम हो रहे हैं। नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने सच में उस सिर कटी दुल्हन को देखा है, इसलिए हमें यहाँ से जाना होगा। हम लोग दूसरा लॉज ढूंढ लेंगे। विनीत ने कहा और वो कमरे के बाहर जाने लगा, लेकिन रश्मि ने उसे रोका और उसे कमरे में ले जाकर बेड पे धक्का दे दिया। और फिर उसकी बाहों में जा गिरी। विनीत उठने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रश्मि ने उसे बाहों में भरकर कस के पकड़ लिया। तभी विनीत के मोबाइल पर कॉल आया। उसका मोबाइल बेड के बगल वाले टेबल पर रखा हुआ था। उसने सिर्फ अपने हाथ फैलाए और मोबाइल हाथ में लिया और कॉल रिसीव करके कान पे लगाया। हेलो विनीत, मुझे कार में छोड़कर तुम कहाँ चले गए हो? मेरी आंख लग गई थी, मैं अभी उठी हूँ। वो आवाज रश्मि की थी। उसने मोबाइल अपने आंखों के सामने लाया तो वो कॉल रश्मि का ही था। अगर कॉल पे रश्मि है
तो ये कौन है? रश्मि ने कहा कि वो कार में ही है। इसका मतलब जो रश्मि बनकर मेरे साथ इस लॉज में आई है वो रश्मि नहीं है। विनीत मन ही मन बोला। तभी वो औरत जिसने विनीत के सीने पर सिर रखा था उसने अपना चेहरा ऊपर किया और उसका चेहरा देखकर विनीत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई क्योंकि वह वही लाल जोड़े वाली सिरकटी दुल्हन थी। सबने साथ छोड़ दिया, बस तुम साथ दो। बहुत दिनों से हूँ मैं प्यासी, मेरी प्यास बुझा दो। वह खूनी दुल्हन डरावनी आवाज में विनीत से बोली। उसने अपने नाखूनों से विनीत की शर्ट फाड़ दी और फिर उसने अपना जबड़ा खोला और दांतों से उसका पेट फाड़ने के लिए उसने अपना मुंह विनीत के पेट की तरफ ले जाने लगी। तभी विनीत ने घबराकर उसे अपने से दूर ढकेल दिया। जमीन पर गिरते ही उसका सिर उसके धड़ से अलग हो गया, उसके हाथ शरीर से अलग हो गए और उसका शरीर टुकड़ों टुकड़ों में फर्श पर बिखर गया। विनीत बेड से उठा और दरवाजा खोलकर कमरे के बाहर भागा, लेकिन कॉरिडोर में वही सफाई करने वाला आदमी दांत दिखाते हुए मुस्कुराते हुए खड़ा था। वो उस आदमी की तरफ भागा। उस कमरे में एक सिरकटी दुल्हन है। विनीत चिल्लाते हुए उस आदमी से बोला। तभी उस आदमी ने अपने दाएं हाथ से अपने सिर के बाल पकड़ लिए और उसे खींचा और खींचते ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। उसने अपना सिर हाथ में पकड़ लिया। उसका कटा सिर विनीत की तरफ देखते हुए जोर जोर से हंस रहा था। तभी वो प्यासी दुल्हन कमरे से बाहर आई। आजा सनम, एक होंगे आज हम, जान जाती है तू, जाने दो किस बात का है गम। वो दुल्हन बोल रही थी और विनीत की तरफ अपने हाथ में एक लंबा मैचेट लेकर बढ़ रही थी। वह मैचेट खून से सना था और उससे फर्श पर खून टपक रहा था। तभी उस आदमी ने अपने हाथ से अपना सिर जमीन पर फेंककर पीछे से विनीत को पकड़ लिया। खूनी दुल्हन मैचेट लेकर विनीत की तरफ बढ़ रही थी। तभी उसने उस आदमी के धड़ के हाथ अपने शरीर से छुड़ाए और उसे धक्का देकर वो सीढ़ियों से भागते हुए ग्राउंड फ्लोर पर आ गया और देखा तो रिसेप्शन के बगल में दरवाजे के आगे 10-15 आदमी खड़े थे। किसी का एक हाथ कटा हुआ था तो किसी के दोनों हाथ कटे हुए थे, किसी का सर कटा हुआ था तो किसी का एक पैर कटा हुआ था और पूरी फर्श पर खून बह रहा था। वह नजारा इतना भयानक था कि विनीत पसीने से तरबतर हो गया। उन्हीं लोगों में विनीत ने वॉचमैन को देखा जिसकी दोनों बाजुएं कटी हुई थी और उसके बगल में ही रिसेप्शनिस्ट खड़ा था जो कि खून के आंसू रो रहा था। उसका एक पैर कटा हुआ था। विनीत को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी कि वे सभी लोग मरे हुए हैं। अब वो लॉज के बाहर भी नहीं जा सकता था क्योंकि दरवाजे के बिल्कुल सामने ही वो लोग खड़े थे। तभी किसी ने उसकी हाथ की उंगली पकड़ ली। विनीत डर गया और उसने हाथ की ओर देखा तो वहां पर वो छोटा बच्चा खड़ा था जो लॉज में काम करता था। उसकी एक बाजू कटी हुई थी और उससे खून बह रहा था। उसका पूरा शरीर सफेद पड़ चुका था और आंखों के चारों तरफ काले घेरे थे। तभी सीढ़ियों पर से उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो दुल्हन हाथ में खूनी मैचेट लेकर सीढ़ियां उतर रही थी और वो बड़े ही भयानक आवाज में गाना गा रही थी। मुझे बचाओ छोटू। विनीत उस छोटे बच्चे से रोते हुए बोला। वैसे वो बच्चा विनीत का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया। उसने खिड़की खोली और बोला, जल्दी से भाग जाओ साहब, भाग जाओ। विनीत उस खिड़की पे चढ़ा। उसने अपने पैर नीचे छोड़ दिया। तभी उसे घुंघरुओं की आवाज सुनाई दी। उसने मुड़कर देखा तो खूनी दुल्हन उसके पास आई थी। उसने मैचेट विनीत के गले पर मारा, लेकिन तभी विनीत खिड़की से कूदा। उसने खिड़की की ओर देखा तो वो दुल्हन जोर जोर से हंस रही थी।
विनीत समय ना गवाते हुए वहां से पार्किंग एरिया की तरफ भागा। वो अपनी कार के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी कार मरे हुए लोगों से घिरी हुई थी और कार के अंदर रश्मि जोर जोर से चीख रही थी। वो हिम्मत करके उन मरे हुए लोगों को ढकेलकर कार के पास पहुंचा और उसने दरवाजा खोला और कार में बैठ गया। कार चालू करके वहां से जंगल के रास्ते निकल गया। विनीत पसीने से तरबतर हो गया था और उसके चेहरे पर बहुत सारा डर था। विनीत, तुम इतनी देर कहाँ चले गए थे? और वो मरे हुए लोग कौन थे? कौन थे वो? रश्मि ने उससे पूछा। अरे वो लॉज भूतिया था। मैं जब लॉज में रूम पूछने के लिए गया तो तभी वहां पर तुम्हारे जैसी दिखने वाली औरत आई। उसके बाद हम रूम में गए तो मैंने एक सूटकेस में सिर कटी दुल्हन देखी, लेकिन तुम्हारे जैसे दिखने वाली औरत ने मुझे उस लॉज के बाहर नहीं आने दिया। लेकिन जब तुम्हारा कॉल आया तो मैं समझ गया कि वो औरत तुम नहीं बल्कि कोई और है। तभी वो औरत उसी सिर कटी दुल्हन में बदल गई। उसके बाद मैं जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा हूँ। विनीत ने कार चलाते हुए रश्मि को बताया। क्या? हाँ। विनीत ने रश्मि की ओर देखते हुए बोला। तभी रश्मि ने आगे देखा और वो चिल्लाई, विनीत, आगे देखो। विनीत ने देखा कि रास्ते के बीचों बीच वो खूनी दुल्हन एक हाथ में सूटकेस तो दूसरे हाथ में मैचेट लेकर खड़ी थी। विनीत ने अर्जेंट ब्रेक मारे और वो कार में से कंट्रोल खो बैठा और कार रास्ते के किनारे वाले पेड़ पर जा टकराई। रश्मि के सिर पर चोट आई। उसकी आंखें खुली नहीं रही थी, लेकिन उसने महसूस किया कि उसकी गोद में कुछ तो आ पड़ा है। उसने जैसे तैसे आंख खोल के गोद में देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके मुंह से चीख निकल गई क्योंकि उसकी गोद में विनीत का कटा सिर पड़ा हुआ था। उसने बगल में देखा तो विनीत का शरीर ड्राइव सीट पर ही था। उसने कांच से बाहर देखा तो उसे वही भूतिया लक्ष्मी लॉज दिखाई दिया। लेकिन अब वो खंडहर में बदल गया था। उसके ऊपर पौधे उगाए थे। लॉज के सामने घास उग गई थी और उस घास में मरे हुए आधे अधूरे कटे हुए लोग खड़े थे। इसका मतलब वो घूम फिर कर वापस उसी लॉज के सामने आ गए थे। हाँ, ये क्या हो गया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। विनीत का सिर बोला। वो समझ गया कि जब वो लॉज के खिड़की से कूद रहा था तो वो दुल्हन की वार से बच नहीं पाया था, बल्कि उसका सिर इतनी सफाई से कट गया था कि वो समझ भी नहीं पाया कि उसका गला कट चुका है और उसकी मौत उसी वक्त हो गई थी। इसी वजह से तो वो खूनी दुल्हन खिड़की से उसकी तरफ देखते हुए जोर जोर से हंस रही थी। लेकिन जब कार पेड़ से टकराई तो उसका सिर शरीर से अलग हो गया। विनीत समझ गया कि अब उसकी मौत हो गई है। तभी उस खूनी दुल्हन ने कार का दरवाजा खोला और विनीत का शरीर बाहर खींचकर कार के बोनट पर रख दिया। और उसने मैचेट से उसकी लाश पर वार करना शुरू कर दिया। उसके चेहरे पर खून की छींटें उड़ने लगी। उसने विनीत की लाश के हाथ पैर काट डाले, पर रश्मि सिर्फ देखती रही क्योंकि वो बहुत ज्यादा डर गई थी। तभी उस दुल्हन ने रश्मि की तरफ देखा। रश्मि, भागो यहाँ से, जल्दी भागो वरना वो तुम्हें भी मार डालेगी। विनीत का सिर बोला। रश्मि ने विनीत का सिर खिड़की से बाहर फेंक दिया और दरवाजा खोलकर वो जंगल में भाग गई। खूनी दुल्हन विनीत के सिर को जमीन पर पड़े हुए देखकर मुस्कुराई और उसने उस सिर पर मैचेट से वार किया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। उसने उन टुकड़ों को उठाकर उसमें से भेजा खा लिया
और बाद में विनीत के शरीर के सारे टुकड़े उठाकर उसने सूटकेस में भरे और फिर उस भरे सूटकेस को खींचते हुए लॉज की तरफ ले जाने लगी। वो पास आते ही सभी मरे लोगों ने उसे लॉज के अंदर जाने के लिए जगह दी। उन सभी ने खूनी दुल्हन के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपने सिर झुकाए, मानो जैसे वो दुल्हन उनकी मालकिन हो और वो सब उसके गुलाम हो। फिर वो खूनी दुल्हन विनीत की लाश लॉज में ले गई। कुछ दिनों बाद रात का समय था, अमावस की रात थी। एक लड़का और लड़की कार से जंगल के रास्ते गुजर रहे होते हैं। लड़का कार ड्राइव कर रहा होता है, तभी उन्हें रास्ते के किनारे लक्ष्मी लॉज दिखाई देता है। वो लोग पार्किंग लॉट में कार पार्क करते हैं और लॉज के अंदर जाते हैं। वे लोग रिसेप्शन पे जाते हैं। वहां पर एक आदमी उनकी तरफ पीठ करके खड़ा होता है। लड़का उस आदमी से पूछता है, सुनो भाई साहब, क्या यहाँ पर कोई खाली कमरा है? है ना, बिल्कुल है, रूम नंबर 11 खाली है। और वो उस लड़के की तरफ देखकर रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराता है। 7 साल पहले रात के 2 बजे राधिका और समय कोल्हापुर की तरफ जाने वाले जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। वो दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे। कार चलाते चलाते समय की आंख लग रही थी। उसे देखकर राधिका ने कहा, समय, मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ देर सो लेना चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है। जंगल होने की वजह से वो लोग कार में सो नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने आगे आने वाले लॉज पर रात बिताने का तय किया। कुछ ही दूर पर जंगल में उन्हें एक लॉज दिखाई दिया जिसका नाम था लक्ष्मी लॉज। समय ने कार उस लॉज के पार्किंग में खड़ी कर दी। समय ने अपना सूटकेस उठाया और वो दोनों लॉज में चले गए। वो रिसेप्शन के पास पहुंचे। रिसेप्शन पर कुछ 24-25 साल का लड़का बैठा हुआ था। एक्सक्यूज मी, क्या यहाँ पर रूम अवेलेबल है? लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बस राधिका को घूरे जा रहा था। राधिका उसके घूरने से डर गई और समय के पीछे छिप गई। हाँ सर, है ना, रिसेप्शनिस्ट ने कहा। तभी वहां पर मैनेजर आ गया। अरे नागेश, मैडम जी को दूसरे फ्लोर का रूम नंबर 11 देना। जी सर। छोटू, इधर आओ, मैडम जी को उनका कमरा दिखाओ। वो थकी हुई हैं, उन्हें फ्रेश होना होगा। मैनेजर ने लॉज में काम करने वाले 15 साल के छोटू से कहा। छोटू ने नागेश से चाबी ली। उसने समय का सूटकेस उठाया और बोला, चलिए साहब। तुम मैडम को लेकर जाओ, मैं बिल पे करके आता हूँ। उसके बाद छोटू सूटकेस उठाकर राधिका को रूम नंबर 11 में ले गया। मैनेजर अपने कैबिन में चला गया। आधे घंटे बाद कमरे में आ जाना, समय ने नागेश से कहा और वो कमरे की तरफ चला गया। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो बेड पर राधिका शादी के लाल जोड़े में घूंघट ओढ़े बैठी थी। उसने शादी से पहले ही समय का लाया हुआ शादी का जोड़ा पहना हुआ था। समय उसके पास गया और उसने घूंघट उठाया। कुछ आधे घंटे बाद कमरे की बेल बजी। कौन है? मैं हूँ, नागेश ने जवाब दिया। समय रजाई के बाहर आ गया और दरवाजा खोलकर उसे कमरे में ले लिया। समय, तुमने उसे अंदर क्यों लिया? क्या तुम्हें पता नहीं कि मैंने... राधिका आगे बोलने ही वाली थी कि वो शर्म से चुप रह गई। नागेश ने राधिका की तरफ बढ़ा। राधिका ये देखकर डर गई। समय, ये क्या चल रहा है? राधिका घबराते हुए समय से बोली। डरी हुई राधिका समय को नागेश को रोकने के लिए कह रही थी, लेकिन समय मुस्कुराते हुए वो सब देख रहा था। तभी कोई तो कमरे का दरवाजा खटखटाने लगा। समय और नागेश डर गए।
कौन है? मैं हूँ, जल्दी से दरवाजा खोलो। बाहर से एक आदमी की आवाज आई। आवाज सुनकर नागेश डर गया क्योंकि वो आवाज मैनेजर की थी। नागेश, मुझे पता है कि तुम अंदर हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। राधिका चिल्लाते हुए बोली। नागेश डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था कि तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आया। वह मैसेज मैनेजर का था। वह मैसेज पढ़कर नागेश की आंखें फटी की फटी रह गई। वह कमरे में यहाँ वहां देखने लगा। क्या हुआ? समय ने पूछा। नागेश ने उसे मैसेज दिखाया। मैसेज पढ़कर समय के पैरों तले जमीन फिसल गई। नागेश, दरवाजा खोलना ही पड़ेगा। समय ने कहा। नागेश ने दरवाजा खोला और मैनेजर को अंदर ले लिया। सर प्लीज मुझे बचाइए, ये लोग मुझे मार डालेंगे, प्लीज। मैनेजर को देखकर राधिका बोली। मैनेजर राधिका के पास गया और उसने भी राधिका को देखकर हंसने लगा। उसने नागेश को मैसेज किया था, मैंने तुम्हें कमरे में छिपे सीसीटीवी कैमरे में देखा है। असल में उस मैनेजर ने लॉज के सभी कमरे में छिपे सीसीटीवी कैमरे लगाए थे और वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था कि तभी समय ने बेड के नीचे छिपाया हुआ मैचेट निकाला और उससे राधिका का गला काट दिया। राधिका का सिर धड़ से अलग हो गया और फर्श पर गिर गया। पूरे बिस्तर पर खून बहने लगा। यह देखकर मैनेजर की आंखें फटी की फटी रह गई। ये तुमने क्या किया? अरे तुमने उसे क्यों मारा? मैनेजर ने समय से पूछा और समय कुछ यादों में खो गया। समय, मुझे लगता है कि हमें जल्द से जल्द शादी कर लेनी चाहिए, वरना मेरे माँ बाप की और मेरी पूरे गांव में बेइज्जती हो जाएगी। समय ने राधिका के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया और उसकी ओर पीठ करके बोला, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता। लेकिन तुमने वादा किया था। तब मैं होश में नहीं था और तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम जैसे भिखारन के साथ शादी करूंगा? समय राधिका पर चिल्लाते हुए बोला। यह सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि समय उसके साथ छोड़ देना चाहता है। उसे गुस्सा आया। अगर तुमने मेरे साथ शादी नहीं की तो मैं तुम पर और तुम्हारे माँ बाप पर पुलिस केस कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि कैसे तुमने मेरा इस्तेमाल किया और मुझे छोड़ दिया। राधिका गुस्से में समय से बोली और वो वहां से जाने के लिए मुड़ी। तभी समय ने उसका हाथ पकड़ लिया। राधिका, तुम्हें ऐसा लगा ही क्यों कि मैं तुम्हें छोड़ने ही वाला हूँ? हाँ, अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, समय ने कहा और उसने राधिका को गले लगा लिया। लेकिन मेरे घर वाले शादी के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए हमें घर से भागकर शादी करनी पड़ेगी। आज रात ही हम दूर कोल्हापुर चले जाएंगे और वहीं शादी कर लेंगे ना, और वहीं रह लेंगे। जब बच्चा पैदा होगा तब हम गांव लौटेंगे। तब मजबूरन मेरे घर वालों को तुम्हें अपनाना ही पड़ेगा। राधिका ने उसे हाँ कर दी। रात के 11 बजे जब सारा गांव सोया हुआ था तब राधिका घर से चुपचाप बाहर निकल आई। गली के बाहर समय की कार खड़ी थी। राधिका उसमें बैठ गई और वो लोग वहां से निकल गए। अरे बताओ बताओ, आपने उसे क्यों मारा? मैनेजर ने चिल्लाते हुए समय से पूछा। समय यादों से बाहर आ गया। अरे चुप बैठ बुड्ढे, और इस लाश को ठिकाने लगाने में हमारी मदद कर, वरना इस कांड में तू भी हमारे साथ फांसी पर चढ़ेगा। लेकिन हम इसे ठिकाने कैसे लगाएंगे? तू इस लाश के टुकड़े करेगा, इस सूटकेस में भरेगा और बाद में इसे हम जंगल में दफन कर देंगे। नागेश ने कहा। यह सुनकर मैनेजर कांप उठा। नहीं, मैं इसके टुकड़े नहीं कर सकता, ये मुझसे नहीं होगा। मैनेजर घबराते हुए कहा। लेकिन उन दोनों ने उसी मैनेजर से राधिका की लाश के टुकड़े करवा लिए और सूटकेस में भरवा लिए। उसके बाद उन तीनों ने लाश के टुकड़ों से भरी सूटकेस जंगल में जाकर दफन कर दी।
कुछ ही दिनों बाद अमावस की रात आई। रात के 12 बजे हुए थे। काली शक्तियां अपनी चरम सीमा पर थी। उन काली शक्तियों ने राधिका की आत्मा को जगाया। इधर लॉज में मैनेजर अपने कैबिन में बैठा हुआ था। लॉज में एक शादीशुदा कपल आया था जो रूम नंबर 12 में ठहरा हुआ था और मैनेजर अपने कंप्यूटर पर उनका सीसीटीवी फुटेज देख रहा था। तभी उसने एक दर्दनाक चीख सुनी और वो डर गया। वो भागते हुए केबिन से बाहर आया। तब उसने देखा कि नागेश जमीन पर रेंगते हुए उसी की तरफ आ रहा था। उसका एक हाथ कटा हुआ था और उसके शरीर से खून निकल रहा था। उसके बगल में ही हाथ में मैचेट लिए शादी के जोड़ी में राधिका खड़ी थी। उसका जबड़ा टूटा हुआ था। तभी उसने उस मैचेट से नागेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। मैनेजर भागते हुए दूसरे माले पर चला गया और सामने का नजारा देख उसके पैरों तले जमीन फिसल गई, क्योंकि कॉरिडोर में 4-5 आदमियों की खून से सनी लाशें पड़ी थी। उसमें से कुछ नौकर थे तो कुछ गेस्ट थे। पूरा फर्श खून से सना था। दीवारों पर खून की छींटी उड़ी थी। तभी उसे पायल की आवाज आई। उसने मुड़कर देखा। तभी उसके गले पर मैचेट चला और उसका सिर धड़ से अलग होकर फर्श पर गिर गया। राधिका ने नागेश और मैनेजर को मार डाला था। उन दोनों के साथ उसने लॉज में ठहरे सभी आदमियों को मार डाला, क्योंकि उसके मन में आदमियों के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। लेकिन उसका बदला अभी भी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उसका असली गुनहगार समय अभी जिंदा था। इसलिए उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। इसलिए वो उसी लॉज में समय का इंतजार करते हुए ठहर गई। आज भी हर रात को उस लॉज में समय का इंतजार करती है, और जो कोई आदमी उस लॉज में जाता है, राधिका उसे अपने जाल में फंसाकर मौत के घाट उतार देती है।